तो स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई अभी आप सबको तो पता ही होगा कंतारा मूवी क्या कमाल कर रहा है और 16 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा रहा है। वैसे मचाना भी चाहिए क्योंकि उसमें वो बात है। पर क्या आप यकीन करोगे, हम अगर बोले कि बिल्कुल ऐसा ही माल तो पहले हमारा यहाँ भी आ चुका था। हाँ मतलब ये सच है कि उसने कंतारा जितना कमाई नहीं किया था क्योंकि वो ज्यादा थिएटर पर पहुंच ही नहीं पाया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वो दम नहीं था जो वो कंतारा के सामने टिक नहीं पाता। नहीं भाई, तुम्बाड़ में भी वो बात था जो कंतारा में है। और वो दादी की बात को याद किया जाए तो ये दोनों का कहानी तो सेम ही लगता है। मतलब वो दादी कहती है ना कि विरासत में मिली हर चीज के ऊपर दावा नहीं करते। कांतारा में एक देव होते हैं जो कि सालों से जमीन के बदले जमींदार को शांति देते आ रहे थे। वैसे ही तुम्बाड़ में भी एक देवी के बेटा है हस्तर जो कि सालों से अनाज यानी खाना के बदले सोना की मुद्रा देते आ रहा था। मतलब ये लोग उसे लेते आ रहे थे। और जैसे कांतारा में एक जमींदार होता है और अपने पुरखों की दान किया हुआ जमीन को हड़पना चाहता है और आखिर में मारा जाता है, वैसे ही तुम्बाड़ में भी एक बंदा होता है विनायक राव जो कि अपने माँ के मना करने पर भी नहीं मानता और सालों बाद फिर से तुम्बाड़ वापस आकर पूर्वजों के हवेली के अंदर होने वाले खजाना को हड़पने की कोशिश करता है और आखिर में मारा जाता है। मतलब देख रहे हो ये एक लाइन कैसे कांतारा और तुम्बाड़ के ऊपर जच रहा है और इनका कहानी को सेम बना रहा है कि हाँ सच में विरासत में मिली हर चीज के ऊपर दावा नहीं करना चाहिए। वैसे ऐसा एक और लाइन भी है जो कि हमें तुम्बाड़ के स्टार्टिंग में दिखाया गया है और ये लाइन तो भाई ये दोनों को बिल्कुल जुड़वा भाई के जैसे सेम बनाता है। पर रुको, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे क्योंकि अभी तो हम बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे कांतारा में एक ऐसे देव वाला टॉपिक को लेके पहले के टाइम में जोड़ के बहुत ही अच्छी तरह से हमें दिखाए हैं, वैसे ही तुम्बाड़ में भी ऐसे एक टॉपिक को लेकर पुराना टाइम में जोड़कर बहुत ही अच्छी तरह से हमें दिखाए थे। इन दोनों में फर्क बस इतना है कि कांतारा में जो दिखाया गया भूतकोला कहानी सच है, मतलब सच में वो भूतकोला रिचुअल डांस करते हैं, और तुम्बाड़ में जो दिखाया गया हस्तर की कहानी फिक्शनल है। नहीं तो तुम्बाड़ भी कांतारा के जैसा एक मास्टरपीस है भाई जो कि सालों पहले थिएटर में एंट्री मार चुका था। अब आप ये मत कहना कि हमने तो तुम्बाड़ देखी है पर उसमें कांतारा जैसा मजा नहीं आता। नहीं भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपने तुम्बाड़ के अंदर बहुत कुछ मिस कर दिया होगा। पर कोई बात नहीं, हम है ना। चलो आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि तुम्बाड़ भी कैसे एक मास्टरपीस है और इसके अंदर भी कैसे बहुत सारे डिटेल्स छुपा हुआ है जिसे कि आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि डायरेक्टर साहब को इसमें हमें 3 टाइम का सीन दिखाना था, 1918 का, 1933 का और 1947 का। तो भाई इन लोगों ने इसे परफेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा यार। और हर टाइम के प्रोडक्शन डिजाइन के अंदर इन्होंने भर भर के ऐसे डिटेल्स डाला कि भले ही उसे ज्यादा कोई नोटिस नहीं किया होगा पर वो पुराना टाइम को जरूर फील किया होगा। जैसे कि पहले इन्हें 1918 का सीन दिखाना था तो उसमें इन्होंने जितना हो सके उतना सेट को 1918 का दिखाने की कोशिश किया और उसके अंदर इन्होंने पुराने जमाने का ताला दिखाया, नेल कटर दिखाया, मिट्टी का बर्तन दिखाया और बैलगाड़ी चलाने वाला कच्चा रास्ता के साथ ये भी दिखाया कि ये लोग तो जानते ही नहीं कि असल में बिना बैल और बिना घोड़ा के चलने वाला गाड़ी भी दुनिया में मौजूद है। मतलब विनायक भले ही ऐसा गाड़ी ना देखा हो पर वो उसके बारे में कहता है, लेकिन सदाशिव तो भाई यकीन ही नहीं करता। खैर ये तो कुछ भी नहीं। 1933 के टाइम के अंदर तो इन्होंने और भी बहुत से डिटेल्स छोड़ा था, जैसे कि विनायक के प्रेमिका, उनका एंट्री में हमें दिखाया जाता है वो किसी एक चीज को देखकर चौंक जाते हैं। वो क्या था आपको पता है? हवाई जहाज। हाँ मतलब जब लोग बिना घोड़े और बिना बैल के गाड़ी देखने के लिए तरस रहे थे तब उनके सामने आसमान में उड़ने वाली हवाई जहाज दिख जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे बताओ। इसे दिखाकर वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि हाँ वो सच में 1933 के टाइम में है, पर इसे किसी ने नोटिस किया नहीं। बहुत से लोग जरूर इसे मिस कर दिए होंगे। फिर राघव का एक सीन पर पीछे हमें आलम आरा मूवी का पोस्टर और किंग ऑफ अयोध्या का भी पोस्टर दिखाया गया है जो कि उसी टाइम के आसपास रिलीज हुआ था। डेट भी आप यहाँ देख रहे हो ना, एकदम करेक्ट है, 1933। फिर हमें वो पुराना टाइम का झंडा दिखाया जो आजादी से पहले हमारा यहाँ फहराया जाता था और अखंड भारत का चित्र भी, क्योंकि 1933 में तो देश आजाद हुआ भी नहीं था। तो इंडिया बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी एक मैप में नजर आएगा ना भाई। उसके बाद टाइम के हिसाब से पुराना नोट, कार, टायर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखकर हमारे सामने पेश किया गया, जिसे देखकर हमने वो पुराना टाइम को फील तो किया लेकिन शायद ये सारा चीजों को ज्यादा नोटिस नहीं किया। इसके बाद अगर 1947 का सीन को भी देखा जाए तो उसमें भी देश का आजादी वाला रेफरेंस को कनेक्ट करके उसे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है कि कैसे आजादी के बाद वो हवेली का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। वैसे देश के बारे में देखा जाए तो 1947 से ज्यादा 1933 का सीन में ज्यादा रेफरेंस देखने मिला था, जैसे स्वदेशी आंदोलन का रेफरेंस जहाँ विदेशी वस्तुओं को त्याग करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था। यहाँ इस बात को वो 10 रुपए का गुड़िया देने वाला सीन में दिखाया है जहाँ राघव स्वतंत्रता सेनानी के बारे में चर्चा करता है। फिर नारी शक्ति के बारे में भी थोड़ा बहुत बात हुआ है जिसके बारे में कि गांधी जी तब बात करते थे। ऐसा कुछ छोटी मोटी आंदोलन का भी बीच बीच में रेफरेंस दिया है जिसे देखने के बाद हम खुद को पुराना टाइम में लेकर चले जाते हैं और वो सब चीजों को फील कर पाते हैं। और वो हमें ये फील कैसे करवाते हैं? प्रोडक्शन डिजाइन में अपना कमाल दिखाकर, जिसे वो दिखाने के बाद जानते भी है कि बहुत से लोग इसे मिस कर देंगे पर फिर भी वो डालते हैं क्योंकि मिस कर देंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फील आना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ही कॉस्ट्यूम डिजाइन में भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया है, जैसे कि आप इन्हें देख लो, इन्हें देखकर लगता है कि ये 1918 का सीन है पर आप अगर इन्हें देखोगे तो क्या लगता है ये 1896 का सीन है? नहीं ना, यही
यही तो बात है भाई। अब आप बताओ तुम्बाड़ भी एक मास्टरपीस है कि नहीं? इसमें भी डायरेक्टर ने बहुत मेहनत किया है भाई। सूत्रों की माने तो ये फिल्म बनकर एक बार तैयार भी हो गया था, लेकिन इसके मेकर्स को वो पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिर से इसे रीशूट करके बनाया था, जिसमें इसके मेकर्स के और एक्टर्स के भी बहुत टाइम और पैसा गया था। तब जाके ये फिल्म बनकर हमारे सामने आया था, तभी तो ये इतना परफेक्ट है भाई। वो चाहते तो फिल्म का रन टाइम भी थोड़ा बढ़ा सकते थे, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए माल था। जैसे कि सरकार की लकड़नानी जो शॉर्ट में विनायक को बता देती है कि उसे उसका पति मरने के बाद चीता में इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि ये कुएं में उतरने में सबसे तेज थी। बोले तो उन सबको इनकी जरूरत था। फिर जब इन्हें हस्तर का श्राप लग गया तो कैसे उनके पूर्वजों ने वो रास्ता को बंद कर दिया, दादी को कैसे यहाँ भेज दिया, ऐसे कैसे वो बात को एकदम दबा दिया जो सरकार उसके बारे में जिंदगी भर जानने की कोशिश किया और आखिर में मर भी गया, फिर भी उसे खजाने के बारे में पता नहीं चला। और ये दादी के टाइम दादी और कौन लोग वहाँ जाके इतना सारा सोना इकट्ठा किए थे कि जो 2-3 पीढ़ी जाके सरकार के मरने तक भी सोना रहा। ऐसे बहुत कुछ था भाई। खैर ये तो पुरानी बातें हैं जिसे शायद तुम्बाड़ 2 में भी दिखा देंगे, पर तुम्बाड़ में भी तो ऐसे बहुत से बातें था जिसे कि एकदम शॉर्ट से उन्होंने निपटा लिया। एक ही सॉन्ग के अंदर बेचारा विनायक को अयासी विनायक बनते हुए दिखा दिया, एक ही शॉट के अंदर विनायक को बूढ़ा के साथ कमजोर होते हुए दिखा दिया, और एक ही शॉट के अंदर विनायक को मुद्रा बचत करते हुए दिखा दिया। वो चाहते तो विनायक को धीरे धीरे अमीर बनता हुआ दिखा के धीरे धीरे उसका अयासी दिखा सकते थे। वो चाहते तो धीरे धीरे विनायक का एज ढलता हुआ दिखा के विनायक को कमजोर बनता हुआ दिखा सकते थे। और वो चाहते तो विनायक कब से आगे की सोचने लगा और सेविंग करने लगा उसके बारे में भी थोड़ा दिखा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे ऊपर आधी बात छोड़कर शॉर्ट से उसे निपटा लिया। और शायद इसलिए इसमें ज्यादा मजा आया, क्योंकि इन्होंने इसमें 1 सेकंड के लिए भी बकवास नहीं दिखाया। जो काम का था उसे दिखाया, बाकी बातों को फुर्सत से निकाल दिया। खैर अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि तुम्बाड़ भी क्या चीज था, पर गलत टाइम में उसने एंट्री मार लिया और सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं हुआ, इसलिए ये ज्यादा पैसा नहीं कमाया। फिर भी इसने अपने बजट से दुगना कमा लिया भाई। फिल्म सिर्फ 5 करोड़ में बनी थी और इसने तो 13 करोड़ के ऊपर कमा लिया था, तो गलत है क्या? खैर अब चलो हम तुम्बाड़ की पहली लाइन पर आ जाते हैं। द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ये लाइन कांतारा और तुम्बाड़ को सेम बनाता है। हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि दोनों फिल्मों में हमें यही दिखाया गया है भाई, ज्यादा लालच मतलब मौत। कांतारा का फंडा क्या था? जमीन दो, शांति पाओ और खुश रहो। लेकिन नहीं, उस जमीन को दान करने के कुछ साल बाद एक पीढ़ी ज्यादा लालच करता है कि हम इस जमीन का दावेदार है, तो हमें सिर्फ शांति ही नहीं ये पूरा जमीन भी चाहिए। फिर क्या, उसका पाप का घड़ा भर जाता है और उसका कहानी खत्म हो जाता है। उसके अगले कुछ साल बाद एक जमींदार और निकलता है और बोलता है भाई हमें भी ये पूरा जमीन चाहिए, तुम्हारा पूजा जाए भाड़ में, गाँव वाले जाए भाड़ में और पूर्वजों का वचन भी जाए भाड़ में, हमें तो ये जमीन चाहिए ही चाहिए। और होना क्या था, इसका भी कहानी खत्म। इससे क्या सीख मिलता है? लालच बुरी बला है भाई। इसलिए इसका स्टार्टिंग का एक लाइन में ही मूवी को डिस्क्राइब कर दिया था कि द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मतलब इस दुनिया में सबकी जरूरत के लिए जो है काफी है, लेकिन हर किसी की लालच के लिए नहीं। भाई अगर विनायक चाहता तो आराम से खुद का और अपना बेटा का भी जिंदगी बदल सकता था, क्योंकि वो लोग मरते दम तक जीने के लिए जितना खर्च करते उतना उनके पास सोना था, पर उसमें वो लोग संतुष्ट नहीं हुए और लालच को उन्होंने खुद के ऊपर हावी होने दिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ जीने के लिए ही नहीं अलग ही लेवल का मौज करने के लिए भी सोना चाहिए था भाई। इसीलिए भगवान को प्यारा हो गए और क्या। इसीलिए ये लाइन था और ये लाइन कांतारा में भी फिट बैठता है। याद है ना, पहले एक ने लालच किया तो धरती से उसे जाना पड़ा, उसके बाद दूसरा ने लालच किया तो उसे भी धरती से जाना पड़ा। फिर इसमें भी दादी, राघव और विनायक ने लालच किया तो इन्हें भी इस धरती को टाटा बाय बाय करना पड़ा। बच गया तो सिर्फ पांडुरंग, क्योंकि उसने लालच को जीत लिया। अरे हाँ, और वो सरकार भी, क्योंकि उसे तो भाई मरते दम तक खजाना का पता ही नहीं चला। पूर्वजों के कमाई के सारे वो चल रहा था। बोले तो वो नेपो किड था जो कि कभी मैदान में उतर ही नहीं पाया, पर हाँ फिर भी अच्छा मौत मरा। कम से कम वो हस्तर का श्राप का भागीदार तो नहीं बना, लेकिन ये भी कोई कम नहीं था। इससे अगर खजाना मिल जाता तो शायद ये विनायक से भी एक लेवल ऊपर चला जाता। और हाँ, एक और बात आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, पर तुम्बाड़ का लालची विनायक का बेटा जैसे थोड़ा डिसेबल पर्सन था, वैसे ही कांतारा का लालची जमींदार का बेटा भी थोड़ा वैसा ही है। क्या छोड़ो। तो भाई अभी तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि कांतारा और तुम्बाड़ की कहानी कैसे एक जैसा था और तुम्बाड़ भी कैसे कांतारा के जैसा मास्टरपीस था। और हाँ ये भी कि ऐसा ही टॉपिक पर कैसे हमारे यहाँ भी मूवी आ चुका था, पर उसे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अब वैसे ये तो हो गया हमारे राय। अब आपको इन सब के बारे में क्या कहना है, और क्या आपने भी पहले से इसे नोटिस किया था, और क्या हमने इसके अंदर कुछ मिस कर दिया है? जो भी हो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।